नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट। देश में 75,000 से अधिक नए मामले, 1,133 मरीजों की मौत। लापता हो गया है कोशी पीड़ितों के विकास के लिए बना प्राधिकार। स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति, उठ रहे हैं निजता से जुड़े बड़े सवाल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 8 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,809 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,133 मरीजों की मौत भी हुई है। इनमें से 423 मरीजों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। हालांकि इसी बीच कोरोना से पीड़ित 73,521 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 42,80,422 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 77.65% हो गया है। यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 33,23,950 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन कोरोना से अब तक 72,775 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8,83,697 हो गई है। आईसीएमआर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,06,50,128 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 10,98,621 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। यह खबर सुनने में आपको अजीब लग सकती है, मगर यह 16 आने सच है। बिहार में कोसी के पीड़ितों के विकास के लिए 1987 में बना प्राधिकार कई सालों से गुम है। आम लोगों को तो क्या खुद सरकार को भी नहीं पता चल पा रहा कि यह कोसी पीड़ितों के विकास प्राधिकार आखिर गया कहाँ, इसका दफ्तर कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, या बिहार सरकार के किसी विभाग से संबंध था, कुछ भी पता नहीं चल रहा। एक आरटीआई का जवाब देने के लिए बिहार सरकार के अधिकारी पिछले 8 महीने से इसकी ढूंढाई राजधानी पटना से लेकर सहरसा जिले के सरकारी दफ्तरों तक कर चुके हैं, मगर प्राधिकार लापता हो गया है। इस खबर से आप बाढ़ पीड़ितों और खासकर कोसी पीड़ितों के प्रति बिहार सरकार की गंभीरता को भी समझ सकते हैं। इस संबंध में 11 जनवरी 2020 को कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव ने आरटीआई कानून के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय से सूचना मांगी थी। उन्होंने 1987 में बिहार कैबिनेट को की स्वीकृति से गठित कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार के वर्तमान अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की सूची मांगी थी। उन्होंने इस प्राधिकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी मांगी और यह भी पूछा था कि क्या इस फैसले में कोई बदलाव लिया गया है या संशोधन हुआ है, यानी क्या यह प्राधिकार स्थगित या बंद भी हो गया है। लेकिन उन्हें आज तक जवाब नहीं मिला है। 26 अगस्त को मोदी सरकार ने स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। यह नीति 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आती है। इस नीति को लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि इतने व्यापक पैमाने पर क्यों संवेदनशील डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए न्यूज़ क्लिक ने जन स्वास्थ्य अभियान की दीपिका जोशी से बात की। आइए सुनते हैं उन्हें। कोरोना काल में हम खास तौर से फोकस कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य पर और बड़े सवाल भी उठे हैं हमारी निजता पर। कोरोना वायरस के तहत किस तरह से आरोग्य सेतु जैसी एप्स और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसी समय में बहुत ही क्रूशल जंक्चर पर भारत सरकार ने एक पॉलिसी का प्रस्ताव किया है, एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो कि है नेशनल हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। इसे सरकार ने 26 अगस्त को सामने लाई और सरकार ने लोगों को कुछ ही समय दिया, सिर्फ 3 सितंबर तक समय दिया था कि लोग अपने प्रस्ताव आगे रखें, अपने ऑब्जेक्शंस को आगे लेकर आए। और ये पॉलिसी हमें किस तरह से प्रभावित करती है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं जन स्वास्थ्य अभियान से रिसर्च एसोसिएट दीपिका जोशी, जो कि छत्तीसगढ़ में काम करती हैं। दीपिका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दीपिका, हम सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये पॉलिसी है क्या और इसे इस तरह से क्यों प्रस्ताव सरकार इतनी जल्दी में क्यों लाई है इस पॉलिसी का। हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी जो 26 अगस्त को सरकार ने उसका ड्राफ्ट रिलीज किया है कंसल्टेशंस के लिए, बट
उससे पहले ही 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अनाउंस किया था। तो इन दोनों को साथ में बहुत जरूरत है हमको देखने की। जो एनडीएचएम अनाउंस हुआ था उस पे कोई कंसल्टेशन एज सच हुए नहीं थे, इवन दो उससे पहले जो ब्लूप्रिंट था उसमें हुए थे। बट एक हमारी जो स्ट्रॉन्ग मांग है कि आप एचडीएमपी को जो 15 अगस्त का जो अनाउंसमेंट था उससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लिंक्ड हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2013 में सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए थे। उसके बाद बहुत शांति थी। फिर 2017 में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। 2018 में एक बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट आया था जो नीति आयोग ने रिलीज किया था, नेशनल हेल्थ स्टैक करके, विच इन अ सेंस एक शुरुआती डॉक्यूमेंट था ये हेल्थ डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद अगले साल यानी कि पिछले साल 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट आया था, जिसपे हमने एज अभियान भी कुछ रिसोर्सेज बनाए थे एंड इसके लिए कंसल्टेशंस किया था सरकार ने। सो क्रूशियल थिंग इज कि 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट हुआ था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एनडीएचएम, उसमें जिसमें हेल्थ आईडी की बात की थी और जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी, उस पे कोई कंसल्टेशंस एज सच नहीं हुए थे। और उसके बाद अभी 26 अगस्त को ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी आई है जिसमें कंसल्टेशंस इनवाइट किए हैं। और हमारा मानना है कि आपने एनडीएचएम पे भी कंसल्टेशंस इनवाइट करने चाहिए थे, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, है ना। किस तरह से ये जो पॉलिसीज हैं ये इंटरलिंक्ड है बिल्कुल, और हम लोगों को एज रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री किस तरह से वो प्रभावित करेंगे, किस तरह से उसके डेंजर्स क्या है, ये आप हमें समझाएं। जो एंटायर आइडिया है, द आइडिया इज अराउंड डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। आप जब अस्पताल, सबसे पहले तो जब एक पेशेंट अस्पताल जाता है तो इट सेज डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल क्लिनिकली रेलेवेंट एनकाउंटर्स। आपकी जो डिस्चार्ज टिकट्स हैं, आपकी जो एक्सरे रिपोर्ट है, पर्ची कटती है, उन सबको डिजिटलाइजेशन का ये एक प्रोसेस है। ये पहला चीज। दूसरा है रजिस्ट्रीज बनेगी, पेशेंट्स की ही नहीं, डॉक्टर्स की, अस्पतालों की, ताकि ये लोग जो हेल्थ डेटा है ये एक्सचेंज कर पाए एक दूसरे के साथ। ये एक मुख्य आइडिया है ना, कि देयर शुड बी अ सीमलेस एक्सचेंज ऑफ हेल्थ डेटा ऑफ पेशेंट एटसेट्रा। एंड तीसरा है कि ऐसे सिस्टम्स बनाना कि आपको इंश्योरेंस क्लेम में आसानी हो, आपको टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया में आसानी हो, अपार्ट फ्रॉम अदर फीचर्स। ये कैसे प्रभावित करेगी? सी दैट इज, ये एक ऐसी चीज है जो हमको अभी हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। वी ऑल नो दीज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रॉमिस अ लॉट, बट जब इम्प्लीमेंटेशन होता है फील्ड में, देयर सो मेनी इश्यूज दैट कम अप। तो बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स 3-4 मुद्दे हैं जो कि कंसर्न के मुद्दे हैं। ये जो पूरा जो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी है, ये इसकी जो अथॉरिटी है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को दे रखी है। एंड व्हाट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज नॉट your health ministry. It is not even a statutory body, you know. ये एक टाइम पे PMJY को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी, और बाद इसको कैबिनेट ने कैबिनेट ऑर्डर से इसको अथॉरिटी बना दिया, नेशनल हेल्थ एजेंसी से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना दिया। सो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एंटायर पॉलिसी है वो it will be in a way led and implemented by an executive body which is National Health Authority. तो उसमें उसमें parliamentary scrutiny रहेगी, कितना accountability रहेगी which otherwise the ministry would have. तो अगर आप इसका structure भी देखेंगे तो अभी मैं HDMP की बात कर रही हूँ, हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी में जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इन अ सेंस मार्जिनलाइज्ड है, वो सिर्फ रेगुलेटरी ओवरसीइंग कर रही है। एंड NHA एक लार्जर इम्प्लीमेंटेशन रोल ले रही हैं। तो ये एक पहला मुद्दा है जो कि हम सबको प्रश्न करने की जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है। तो हमारी डिमांड यही रही है कि अगर आप नेशनल अथॉरिटी से इसका इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं तो इट शुड बी बैक्ड बाय अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क।
a bill should be passed in the parliament for that. One. Second is the inconsistencies in these two things are very closely related, NDHM and HDMP, और ये HDMP NDHM को रेफर भी करती है, जो पॉलिसी है वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को रेफर करती है, बट उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। तो एक जैसे मैंने बताया कि जहां पे एनडीएचएम में फिर भी अगर आप देखें तो हेल्थ मिनिस्ट्री का फिर भी एक बेटर रोल है, ज्यादा रोल है। दूसरा उसमें आपके एम्पावर्ड कमिटीज हैं, स्टीयरिंग कमिटीज हैं, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यू हैव नीति आयोग, यू हैव हेल्थ अथॉरिटी एक्सेट्रा, बट यू हैव डिफरेंट मिनिस्ट्री, WCD, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। उन सबका मेंशन कहीं भी हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी में कहीं भी नहीं है, जो कि विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बड़ा सवाल इसमें फिर निजता पर भी आ जाता है, डेटा कलेक्शन हो रहा है और हमारे एडिशनल आईडी जी, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। जब आप व्हेन यू रीड द पॉलिसी, इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग पेशेंट डेटा, पर आप ये नहीं बता रहे कि आप क्यों, मतलब क्या इसका इवेंचुअली इसका पब्लिक हेल्थ रोल क्या है? इज इट जस्ट कलेक्टिंग डेटा फॉर कलेक्शन सेक, or is it what is the eventual, how are you eventually planning to use this data? What is the larger public health purpose of such kind of collection? One. Second, तो ऐसा लगता है कि पूरा जो फोकस है वो एक तरीके से इंडिविजुअल क्लेम मैनेजमेंट, इंडिविजुअल केस मैनेजमेंट पे है, दिस पर्सन, और ये ज्यादातर हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा फेवर करेगा, या फिर उस तरीके की टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिसेस को ज्यादा फेवर करेगा आदि। तो एक लार्जर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में इस डेटा कलेक्शन का क्या रोल है, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरा, दैट जो एक पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का रोल है, वो एक उसके बारे में हेल्थ पॉलिसी बिल्कुल बात नहीं कर रही है। बड़े सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि एक एडिशनल आईडी की क्या जरूरत है? हमारे पास आधार ऑलरेडी है, जो कि एक अपने आप में ही बड़ी सर्वेलेंस और डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है। तो इस पर जन स्वास्थ्य अभियान और आप भी किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या पोजीशन है इसकी? तो ये जो पॉलिसी बोलती है कि जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी एंड आल्सो द एंटायर डिजिटल हेल्थ मिशन इज द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल हेल्थ आईडी। सो द आइडिया इज दैट यू हैव अ सेपरेट आईडी, डिजिटल हेल्थ आईडी, which will be linked either to Aadhaar and which will either link to Aadhaar or other. So Aadhaar is one option that has been given in this policy. वो आपका फोन नंबर भी हो सकता है, वो आपका ईमेल भी हो सकता है, वो आपका दूसरे आईडी कार्ड्स भी हो सकते हैं। So you are absolutely right कि concern is more about creation of this digital health ID and putting all your records at one place, it's like a repository of all the patient health records. And even though ये जो policy है ये बोल रही है कि patient is the eventual data owner and eventual जो final rights lie with the data, but we've had bad experiences with Aadhaar and आरोग्य सेतु like apps, right? जहाँ पे एक टाइम पे नॉन मैंडेटरी बोल के किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू आरोग्य सेतु को भी और आधार को भी मैंडेटरी कर दिया गया था। तो ऐसे में ये ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि इस हेल्थ आईडी को आगे जाके, despite the assurance in the policies, it is very difficult for us to believe that this health ID will not be a hurdle in patients' access to health services. So this is what our past experiences have told, and especially when it's very easy to pass executive orders when it is being implemented by National Health Authority. So that is one. दूसरा, कंसेंट की बात भी करते हैं। अगेन पेशेंट की बात आ रहे हैं तो डिस्पाइट अगेन ऑल द इंश्योरेंस कंसेंट, हम सभी जान रहे हैं कि कितना इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। अगर आज आप और मैं मिडिल क्लास लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाते हैं तो कितना हमने स्टोरीज देखी है, कितनी मजबूरी में लोग जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग वेल लिटरेट, वी आर नॉट एबल टू, हम नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, चाहे अपने बिल्स पैसा देने की बात हो और इवन इफ इट्स सिंपली आस्किंग कि हमें हमारे पेपर्स दे दो। इमेजिन इस तरह की सिचुएशन में जो नॉन लिटरेट पर्सन है वो उसकी कंसेंट
कितनी रियल कंसेंट होगी, वन। सेकेंड, स्पेशली इन समथिंग लाइक हेल्थ, जहाँ पे आप मजबूरी में ही, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी की पोजीशन में यू आर ऑलवेज आप हेल्थ फैसिलिटी एक वल्नरेबिलिटी की पोजीशन में जाते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अपार्ट फ्रॉम वेरी वीक ग्रीवांस रिड्रेसल इन द पॉलिसी, नो प्रोविजन फॉर पेनल्टी, जहाँ पे आप पेनल्टी के नाम पे आप डॉक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं, या हेल्थ अस्पताल, मान लीजिए अगर मेरा डेटा कल लीक हो गया है जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल के पास थी या डॉक्टर के पास थी, तो क्या सस्पेंशन इज इनफ? न्यूज़ क्लिक की डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।